अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम शुरू करेंगे एक नया नॉवेल जिसका नाम है ज़िंदगी तेरे नाम और जिसकी राइटर है अरूज फातिमा। तो जल्दी जल्दी से शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। क्या लड़कियां हैं यार, लगता है हूरे रास्ता भटक कर इधर आ गई हैं। रूहीन और अंदलीब रेस्टोरेंट में बैठी थी जब साथ वाली टेबल पर मौजूद चंद उबाश लड़कों की आवाज़ उनके कानों से टकराई थी। अंदलीब ने पलट कर जवाब देना चाहा, मगर रूहीन ने फौरन हाथ पकड़ लेने पर वो रुक गई थी। इग्नोर करो उन्हें, ऐसे कमेंट्स हम फर्स्ट टाइम तो नहीं सुन रही ना, रूहीन ने लापरवाह से अंदाज में कहते वेटर को इशारा किया था। लेकिन अगर इसके बाद ये लोग कुछ बोले तो जो मैं इनके साथ करूंगी वो भी फर्स्ट टाइम नहीं होगा। अंदलीब के दांत पीसने पर रूहीन मुस्कुरा कर रह गई थी। जिस तरह वो लड़के कमेंटबाजी से बाज नहीं आ रहे थे, रूहीन को अंदलीब के हाथ उनकी शामत आती साफ नजर आ रही थी। मुझे फैसला करने में मुश्किल हो रही है कि इन दोनों लड़कियों में से ज़्यादा हॉट कौन है। अभी उस लड़के का फिक्र भी पूरा नहीं हुआ था कि अंदलीब की तरफ से पड़ने वाला जोरदार थप्पड़ ने उसके 14 तबक रोशन कर दिए थे। वो कुर्सी समेत उलटकर फर्श पर जा गिरा था। सब लोग हैरान नजरों से ये मंजर देख रहे थे। उस लड़के के बाकी दो दोस्त भी अपनी जगह से खड़े हो गए थे। ये सब कुछ इतना अचानक हुआ था कि वो कुछ समझ ही नहीं पाए थे। उन्हें इस लड़की से इतनी हिम्मत की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। रूहीन आराम से अपनी जगह पर बैठी अभी भी मुस्कुरा रही थी। उसके मुताबिक भी ये लोग इसी सुलूक के हकदार थे। अब पता चल गया कौन ज़्यादा हॉट है। घर में अपनी माँ बहन के दरमियान इस बात का फैसला करने में तुम्हें ज़्यादा मुश्किल पेश आती होगी ना। यू इडियट, इस थप्पड़ के बाद आइंदा किसी भी लड़की को ऐसी कोई भी बात कहने से पहले एक बार सोचोगे तो ज़रूर। अंदलीब एक जोरदार ठोकर उनकी टेबल को रसीद करती वापस रोहिन की जानिब आ गई थी। रेस्टोरेंट के स्टाफ समेत सब लोग उसकी जुर्रत और बोल्डनेस देखकर हैरान हुए थे। वो लड़के खुद मुंह छुपाते शर्मिंदा से वहां से निकल गए थे। वो तो पहले भी न जाने कितनी लड़कियों को इससे कहीं ज्यादा तंग कर चुके थे, मगर ऐसा शदीद रद्द-ए-अमल पहले कभी नहीं मिला था उन्हें। रेस्टोरेंट में दाखिल होते मीर अर्जम हैदर ने भी ये सारा मंजर देखा था। नेवी ब्लू कलर के बेहद स्टाइलिश ड्रेस में बिना दुपट्टे के बालों को खुला छोड़े बिला वजह हंगामा करती तीखे नक्कुश और गुलाबी रंगत वाली वो हसीन लड़की मीर अर्जम हैदर को एक आंख नहीं भाई थी। 3 साल लंदन जैसे आज़ाद माहौल में रहने के बावजूद उसे लड़कियों में इतनी बोल्डनेस बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। ये नहीं था कि वो कंजर्वेटिव माइंड था, मगर उसके मुताबिक लड़कियों का हुस्न उनकी शर्म और हया होती है, जिसके बिना सिन्फ नाजुक में कोई चार्म नहीं रहता। हाँ मिल गया सुकून अब। रोहिन उसके इशारे पर अपनी जगह से उठते हुए बोली। रोहिन इस वक्त ब्लैक और रेड कॉम्बिनेशन के ट्राउज़र शर्ट में अपनी ब्लैक सिल्की बालों को पोनीटेल में जकड़े पुरकशिश नकुश और नाजुक अंदाज से किसी को भी अपनी जानिब मुतवज्जह करने की सारी खसूसियात रखती थी। देखने वाले उन दोनों को चाहने के बावजूद भी इग्नोर कहीं नहीं कर पाते थे। तो और क्या, इतने दिनों से कोई हंगामा नहीं किया मैंने, डैड और उनकी वाइफ भी घर पर नहीं है, अब मुझे अपने अंदर की भड़ास किसी पर तो निकालनी थी ना। अंदलीब अब मुस्कुराते बिल्कुल नॉर्मल हो चुकी थी, जिसे अभी चंद मिनट पहले कुछ हुआ ही ना हो। अंदली मुझे तो दुनिया की इस मिस्कीन तरीन इंसान के बारे में सोचकर अफसोस हो रहा है जिस बेचारे को तुमसे शादी होगी। उसने तो 2 दिन के अंदर अंदर भाग जाना है। रूहीन की बात पर अंदली मुस्काए बिना ना रह सकी थी। ऐसा तो तब होगा ना जब मुझे कोई पसंद आए, मेरे टाइप का कोई बंदा मुझे मिले, और जहाँ तक मेरा ख्याल है ऐसा नामुमकिन ही है। अंदलीब सन ग्लासेस आंखों पर चढ़ाते बोली। खालिद अंकल और उनकी वाइफ ने कब वापस आना है? काफ़ी लंबा ट्रिप नहीं हो गया उनका इस बार का? अंदलीब के चेहरे के रंग उन दोनों के जिक्र सुनते ही बिगड़ा था। आ जाना है वापस शायद, मगर मैं तो चाहती हूँ ना ही आए। अच्छे भले सुकून से ज़िंदगी गुजर रही है उनके बगैर मेरे दिन। अंदलीब हमेशा की तरह नहुआ से उन दोनों की बात करते बोली। रूहीन का उसी टाइम मोबाइल बजा था। दूसरी जानिब से जो बात कही गई थी रूहीन खुशी से खिल उठी थी। अंजलि पापा जानी की कॉल थी, वो पाकिस्तान वापस आ चुके हैं और मुझे मेरा इतना शानदार रिजल्ट आने की खुशी में डिनर दे रहे हैं, सो आई एम हैप्पी। ओके, कल मुलाकात होती है तुमसे। रोहीन की खुशी उसके चेहरे से झलक रही थी। अंजलीब से मिलती वो अपनी गाड़ी की जाने बढ़ गई थी। अंजलीब दिल से उसकी खुश रहने की दुआ करती। एक हसरत भरी गहरी सांस भरकर रह गई थी। एक उसके डैड थे जो अपनी दूसरी बीवी के साथ ट्रिप इंजॉय करते शायद ये भी भूल चुके थे कि उनकी कोई बेटी भी है, जैसे बाकी हर चीज़ उन दोनों दोस्तों के पास वाफिर मिकदार में थी, वहीं रिश्तों के मामले में वो बहुत ही गरीब थी। रूहीन की कुल कायनात उसके पापा जानी थे, जिनसे वो बेइंतहा मोहब्बत करती थी। अंदलीब ने जैसे ही घर के अंदर कदम रखा, खालिद साहब और राबिया बेगम की बातें और मुस्कुराने की आवाज़ उसके कानों में पड़ी थी, जिन्हें वो अक्सर नज़रअंदाज करती अपने रूम की जानिब बढ़ी थी। अंदलीब, यहाँ आओ। खालिद साहब की नज़र उस पर पड़ चुकी थी। उनकी आवाज़ ने सीढ़ियों की जानिब पड़ते उसके कदम वहीं रोक दिए थे। मैं थकी चुकी हूँ, मुझे आराम करना है। अंदलीब अपनी जगह पर ही टिकी बिना रुख मोड़े हरदम लहजे में बोली। पूरा दिन आवारागर्दी करने के बाद थकी ही ना थकेंगे
करना ही है ना, हर जगह अपने बाप का पैसा ऐसे बर्बाद करती फिरती हैं जैसे हराम की कमाई हो। अंदलीब का अंदाज राबिया बेगम को अंदर तक जला गया था। जस्ट शट अप, मैं तुम जैसी औरतों के मुंह नहीं लगना चाहती, इसलिए मेरे बारे में बकवास करने की कोशिश मत करना। अंदलीब तैश में आते राबिया बेगम के करीब आकर उंगली उठाकर उन्हें वार्न करती बोली, अंदलीब तुम्हारी बदजमानी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अंदलीब के इतना सख्त अल्फाज पर खालिद साहब अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाए थे। उनका हाथ उठाता और अंदलीब के गाल पर अपना निशान छोड़ गया था। अंदलीब इतने ही लम्हे अपने गाल पर हाथ रखे सकते के आलम में अपने डैड की जानिब देख रही थी, जिन्होंने आज तक कभी भी उसे एक बाप होने का मान नहीं बख्शा था। हमेशा उस औरत के आगे जलील ही किया था। एक इसी बात की कसर रह गई थी आपकी जानिब से, आज आपने वो भी पूरी कर दी। ये बात मुझे हमेशा याद रहेगी कि आपने इस औरत की खातिर मुझ पर हाथ उठाया। अंदलीब आंखों में आए आंसू को बेदर्दी से रगड़ती दुख भरी नजरों से खालिद साहब की जानिब देखती वहां से निकल गई थी। इस बार उनका रुख बाहर की जानिब था। खालिद साहब को एकदम अपनी गलती का एहसास हुआ था। उन्हें अंदलीब पर अब हाथ नहीं उठाना चाहिए था। इससे पहले कि वो अंदलीब के पीछे जाते, हमेशा की तरह राबिया बेगम ने उनके कदमों को वहीं रोक दिया था। खालिद, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? इस लड़की को तो बिना बात के ड्रामा करने की आदत है, खुद ही ठीक हो जाएगी, आप पानी पिए। राबिया बेगम खालिद साहब के ध्यान उसकी जानिब से हटाने के लिए दूसरा मौजू छेड़ चुकी थी, क्योंकि इस तरह से तो वैसे भी उनका पूरा मतलब हो चुका था। वो उस बदतमीज और खुद सर लड़की को अच्छा सा जवाब दिलवा चुकी थी। अब्बास, क्या अपडेट्स हैं? इम्तियाज़ खान रेस्टोरेंट में पहुंच चुका है या नहीं? एसपी अर्शमान ड्राइविंग के दौरान कान से लगी डिवाइस के जरिए अपने मातहत से मुखातिब था, जिसे उसने इस वक्त एक बहुत अहम काम पर लगा रखा था और ख़ुद भी अब उस तक पहुंचने ही वाला था। यस सर, हमारा टारगेट पहुंच चुका है, मगर एक प्रॉब्लम हो गई है। अब्बास अपने 2 अहलकारों के साथ इम्तियाज़ खान पर निशाना बांधे हुआ था, मगर एसपी अर्शमान के पहुंचने से पहले वो कोई एक्शन नहीं ले सकता था। कैसी प्रॉब्लम? अर्शमान की कुशादा पेशानी पर सिलवटों का जाल उभरा था। सर, उसके साथ एक लड़की भी मौजूद है जो शायद उसकी बेटी है। वो इम्तियाज़ खान के सामने इस तरह बैठी है कि उसके बिल्कुल आगे मौजूद है। हम अगर इम्तियाज़ खान पर फायर करते हैं तो उस लड़की को भी नुकसान पहुंचने के पूरे चांसेस हैं। अब्बास हर तरह से ट्राई कर चुका था, लेकिन वो लड़की बिल्कुल सामने आ रही थी। मैं बस पहुंचने वाला हूँ, मेरे आने तक कुछ मत करना। मगर जो भी है, आज बहुत दिनों के बाद हमें इम्तियाज़ खान को उसकी औकात याद दिलाने का मौका मिला है। आज उसे हर हाल में बताना होगा कि हम उसके कितना करीब पहुंच चुके हैं, और ये जानने के बाद हड़बड़ाहट में वो जो गलतियां करेगा वो हमारे लिए ही फ़ायदेमंद होंगी। एसपी अर्शमान खानज़ादा लहजे में इम्तियाज़ खान के लिए नफरत ही नफरत थी, जिसमें पूरे मुल्क में न सिर्फ दहशतगर्दी फैला रही थी, बल्कि बहुत से लोगों को किडनैपिंग और डकैती जैसी वारदातों में भी मुलविस था। एसपी अर्शमान उसके खिलाफ बहुत से सबूत इकट्ठे कर चुका था, मगर वो इतना ज़्यादा भी नहीं था कि इम्तियाज़ जैसे शख्स पर हाथ डाला जाए। इसलिए उसे अभी थोड़ी सी मेहनत मजीद करनी थी। हम तो भेज बदल कर सबकी आंखों में धूल झोंकने की कोशिश करते, इस शख्स यहाँ अपनी बेटी के साथ मौजूद है, लेकिन इसे क्या लगता है इतनी आसानी से हमें बेवकूफ़ बना लेगा? अर्शमान ने अब्बास को हटाकर जगह संभालते गन को फोकस इम्तियाज़ खान पर सेट किया था, मगर इम्तियाज़ खान के सामने बैठी लड़की, जिसकी अर्शमान की जानिब बैक थी, वो उसके काम में रुकावट पैदा कर रही थी। जिस तरह बैठी थी, उसके ज़रा से हिलने पर निशाना चूक कर उसे गोली लग सकती थी, लेकिन अर्शमान किसी बेगुनाह को किसी सूरत नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। उसे इस लड़की को वहाँ से हटने का इंतजार करना था कि एक लम्हे के लिए वो वहाँ से हटे तो अर्शमान अपना काम पूरा कर सके। ये बेवकूफ़ लड़की तो एक ही जगह पर जमकर रह गई। ये लगता है अपने बाप के हिस्से की गोली खाने का बहुत शौक हो रहा है इसे। काफ़ी देर इंतजार के बाद भी उस लड़की को ढीठ बनकर वहीं बैठे देखकर एसपी अर्शमान अब खौफ का शिकार होने लगा था। सर, हमारे पास टाइम कम है, रह गया है। मुझे नहीं लगता कि ये लड़की यहाँ से पहले उठेगी। हमें कुछ और सोचना होगा। अब्बास ने अपना खदशा जाहिर किया था। मैं सोच चुका हूँ, मुझे अब क्या करना है। एसपी अर्शमान ने मोबाइल पर एक नंबर डायल करते मुबहम लहजे में कहा। उसकी नज़रें इम्तियाज़ खान पर टिकी हुई थी। इम्तियाज़ खान, कैसे हो? कैसा चल रहा है तुम्हारा डिनर? कहीं मैंने डिस्टर्ब तो नहीं कर दिया तुम्हें? फ़ोन अटेंड करते ही इम्तियाज़ खान जो बात सुनने को मिली थी वो एक लम्हे के लिए तो अपनी जगह से उछल पड़ा था। कौन हो तुम? घबराहट और बौखलाहट में इर्द गिर्द देखते उसने अपनी नामालूम तो होती परेशानी को मसला था। इस डर की वजह से उसने आज पूरा रेस्टोरेंट ही बुक करवा लिया था। उसकी लाडली बेटी रोहीन की जिद थी कि उसे ट्रीट में अपने पापा जानी के साथ डिनर करना था, और वो भी घर से बाहर कहीं। तुम्हारी मौत, इस वक्त तुम और तुम्हारी बेटी मेरे निशाने पर हो। अगर चाहो तो इसी वक्त तुम दोनों को ख़त्म कर सकता हूँ, मगर मैं तुम्हें एक मौका देना चाहता हूँ कि तुम खुद अपने तमाम जुर्मों का एतराफ़ करते खुद पुलिस के हवाले कर दो अपने आप को, वरना इसके बाद जो मैं करूँगा वो तुम पर बहुत भारी पड़ जाएगा। यही से अंदाज़ा लगा लो मेरी पहुँच और पावर का कि तुम्हारे इतने छुपने के बावजूद भी आराम से तुम्हारे सर पर मौजूद हूँ। एसपी अर्शमान की बातें सुनते इम्तियाज़ खान का रंग जर्द पड़ा था। उसे डर था कि सिर्फ अपनी बेटी रोहीन के हवाले से, जो मासूम और बेगुनाह होते हुए सिर्फ उसकी वजह से इस खतरे में थी, अगर वो यहाँ अकेला होता तो कभी इतना खौफजदा ना होता। देखो, मेरी बेटी का इस सबसे कोई कसूर नहीं है, उसे तुम नुकसान नहीं पहुँचा सकते। इम्तियाज़ खान रोहीन के सामने ही चेयर पर बैठा था और मुँह पर हाथ रखे
नहायत कम आवाज़ में बोल रहा था। अरशमान ने उसे किसी किस्म की हरकत से मना किया था। इम्तियाज़ खान ने नहीं चाहता था रूहीन के सामने ज़रा सा भी खून खराबा हो, इसलिए वो उसकी बात मानने पर मजबूर था। उसने हमेशा रूहीन को सब लोगों से छुपा कर ही रखा था ताकि उसके दुश्मन रूहीन को किसी किस्म का नुकसान ना पहुंचा सके। पापा जानिए आप फिर मोबाइल पर बिजी हो गए हैं, ये टाइम सिर्फ मेरा है, सो इस मोबाइल को बंद करें और मेरी बात सुने। इम्तियाज़ खान से बात करते आयुष्मान के कानों में एक बहुत ही धीमी मुतरन्नम सी नस्वानी आवाज़ टकराई थी। आयुष्मान की निगाहें सामने की जानिब भी टिकी हुई थी जहाँ से वो लड़की इम्तियाज़ खान का बाजू थामे बाहर की जानिब बढ़ रही थी। बेबी पिंक कलर की नफीस रंगों से सजे पैरों तक आते नेट के फ्रॉक में वो नाजुक सी परी ही लग रही थी, जिसके चेहरे का गुलाबीपन और स्याह चमकते बालों की नरमाहट आयुष्मान दूर से ही महसूस कर सकता था। एक सेकंड के अंदर एसपी आयुष्मान ने उस परी पैकर से नजरें हटाते सर तासुरात के साथ इम्तियाज़ खान की जानिब देखा था, जो अपनी बेटी के गिर्द गैर महसूस अंदाज में बाजू फैलाए उसे अपने हिसार में लेते प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता तेज कदमों से बाहर की जानिब बढ़ रहा था। इम्तियाज़ खान दूसरों की औलाद छीनते हुए उन्हें मौत के घाट उतारते हुए ये बात भूल गए थे कि तुम्हारी भी एक बेटी है जिसे तुम्हारे किए का भुगतान भी भरना पड़ सकता है। एसपी अरशमान खानजादा के लहजे में इम्तियाज़ खान जैसे दरिंदों को ख़त्म करने का अज़म वाज़े था, जिसे अब वो किसी कीमत पर बख्शने के मूड में नहीं था। अरशमान भाई का बर्थडे आ रहा है, कुछ अच्छा सा प्लान करना होगा। वो हम सब के लिए कितना कुछ करते हैं, इस बार हम भी उन्हें ज़बरदस्त सरप्राइज़ देंगे। वैसे भी इस बार तो अर्जम भाई भी हैं और ज़्यादा मज़ा आएगा। मीरब लाउंज में बिरजमान यंग पार्टी को मुखातिब करते एक्साइटमेंट से बोली, वाह मीरब, ज़िंदगी में पहली बार कोई ढंग की बात की है तुमने, आइडिया तो बहुत ज़बरदस्त है। साइम ने मीरब का मजाक बनाने के साथ साथ उसकी बात की तायद भी की थी। मैं हमेशा ऐसी ही बातें करती हूँ मगर तुम्हारे इस भेजे में घुसती नहीं है। मीरब ने भी उसे मुंह चढ़ाते कहा था। अच्छा बस बस, अब तुम दोनों फिर से शुरू मत हो जाना। हम वाकई कुछ दिन के बाद कुछ दिन हैं हमारे पास, कुछ अच्छा सा प्लान करना होगा। लारिम ने उन दोनों को टोकते चोचे लड़ाने से बाज रखते कहा। सब लोग ज़ोरों शोर से अरशमान के सरप्राइज़ देने के बारे में डिस्कस करने लगे थे। वहीं पास बैठी समरीन अरशमान को एक खूबसूरत सा गिफ्ट देने के बारे में सोचते मुस्कुरा कर रह गई थी। ये अकेले अकेले किस खुशी में मुस्कुराया जा रहा है, हमें भी तो पता चले। अरशमान भाई का क्या स्पेशल गिफ्ट देने के बारे में सोचा जा रहा है। समरीन को मुस्कुराते देखकर अरीज छेड़ने से बाज नहीं आई थी। जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। समरीन सबको अपनी जाने मुतवज्जा देकर गड़बड़ाते हुए बोली, क्योंकि इन शैतानों की टोली के सामने कोई भी बात कहना अपनी शामत बुलाने के मुतरादिफ था। सब लड़कियों को दूसरी जाने मुतवज्जा देखकर हादी ने पॉकेट में से आर्टिफिशियल छिपकली निकालकर अपने सामने बैठी आरजू के पाँव के पास रख दी थी। आरजू, ये देखो तुम्हारे पाँव में क्या है। हादी के बस इतना कहने की देर थी, पूरा लाउंज चीखों से गूंज उठा था। सब लड़कियां जिस तरह डर के मारे उछल उछल कर अपने कपड़े झाड़ रही थी, वहां मौजूद हादी, साइम और असद से अपनी हंसी कर रोकना बहुत मुश्किल हो गया था। यार तुम लड़कियों का क्या बनेगा, एक बेजान सी चीज से कोई इतना कैसे डर सकता है। हादी ने हंस हंस कर दोहरे होते दूर फेंकी छुपकली को उठाकर उनके सामने किया था, जिसे देखकर वो सब लड़कियां अब नहीं इस तरह बेवकूफ़ बनाए जाने पर खूंखार नज़रों से उसे घूरती मारने को लपकी थी। अब की बार चीखें गूंजने की बारी हादी की थी, क्योंकि वो सब उन पर हमलावर हो चुकी थी। ये मंजर खानजादा विला का था, जहाँ हर तरफ खुशियों का डेरा था। इस घर में रिश्तों के लिए प्यार मोहब्बत सबके दिलों में कूट कूट कर भरा था। सलमान खानजादा 5 बहन भाइयों में सबसे बड़े थे। उनकी 3 औलादें थी, सबसे बड़ी बेटी जैनब, उसके बाद असद और सबसे छोटी मीरब। सलमान साहब के बाद बतूल बेगम थी, जिनकी शादी हैदर शेख से हुई थी। बतूल बेगम की कुछ साल पहले डेथ हो गई थी। उनका एक ही बेटा था, अमीर अरजम शेख। तीसरे नंबर पर समीर खानजादा थे, जिनका बड़ा बेटा अरशमान खानजादा और उनसे छोटी लारिब थी। सैफ खानजादा भाइयों में सबसे छोटे थे। उनके 4 बच्चे थे, उबैद, तैमूर, अरीज और आरजू। उबैद और जैनब की 2 साल पहले शादी हो चुकी थी। वो एक बहुत प्यारी सी बेटी रिदा थी। आखिरी नंबर पर फरीन बेगम थी, जिनकी शादी मजहर अहमद से हुई थी। उनके 2 बच्चे थे, साइम और समरीन। बड़ों की रजामंदी से अरशमान और समरीन की बात तय हो चुकी थी। अरशमान की जानिब से तो समरीन को कभी कोई खास रिस्पांस नहीं मिला था, मगर समरीन दिल ही दिल में उसे बहुत पसंद करती थी। लेकिन अरशमान की रिजर्व से अंदाज को देखते हुए कभी उससे इस बारे में बात करने की हिम्मत नहीं कर पाई थी। सलमान साहब ने सब बहन भाइयों को बहुत ही मोहब्बत और शफकत के साथ जोड़ कर रखा हुआ था। वो उन सब के लिए बाप का दर्जा रखते थे, जिनका हर फैसला बिना चू चरा मानना खानदान के हर फर्द पर जायजा। इसलिए खानजादा विला उन सब के लिए जन्नत से कम नहीं था। रोहीन चेंज करके सोने की तैयारियों में थी जब उसे अंदलीब की मेट की जानिब से मैसेज मौसूल हुआ, जिसे पढ़ते रोहीन बगैर अपने हुलिये की परवाह किए परेशान सी बेड पर रखी शॉल उठाते बाहर की जाने पड़ी थी, और साथ ही अंदलीब की मेट को कॉल करके उसे अंदलीब के ड्राइवर से एड्रेस पूछने का कहा था, जिसके मुताबिक अंदलीब इस वक्त किसी पार्टी क्लब में मौजूद थी। रोहीन ड्राइवर
को वहाँ जाने की हिदायत देती, गाड़ी में जा बैठी थी। जब भी अंधलीब गुस्से और डिप्रेशन में होती थी वो अपने हवास खो बैठती थी। रोहीन ही उसे हर हाल में संभालती थी, कभी भी उसे अकेला नहीं छोड़ा था। इसलिए अभी भी वो जल्द अज जल्द अंधलीब के पास पहुंचना चाहती थी, क्योंकि जिस क्लब का नाम उसे बताया गया था वो काफ़ी बदनाम जगह मशहूर थी। गाड़ी के रुकते ही रोहीन बाहर निकलते क्लब की जाने बढ़ी थी, मगर अंदर से पुलिस अहलकारों को निकलता देखकर रोहीन का दिल अंधलीब के हवाले से बेचैन हुआ था। वो पुलिस से नज़र बचाती अंदर की जाने पड़ी थी, लेकिन कुछ फासले पर खड़े एसपी अर्शमान खानजादा की नज़रों से वो नहीं बच सकी थी। अभी कुछ देर पहले ही उसने उस क्लब में रेड करते यहाँ मौजूद नशे में धुत तमाम लोगों को गिरफ्तार किया था। अर्शमान के इशारे पर एक लेडी कांस्टेबल रोहीन के रोकने उसकी जाने पड़ी थी, मगर रोहीन एक बार अंदर जाने पर बजिद थी और अंधलीब के बारे में जानना चाहती थी। देखो बीबी, यहाँ से सब लोगों को थाने ले जाया जा चुका है, जिसके बारे में भी मालूम करना है वहाँ जाओ, हमारा दिमाग ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है। लेडी कांस्टेबल रोहीन के बाहर की जानिब धक्का देते बोली, जिस पर पीछे की जानिब होते रोहीन लड़खड़ाई थी। उसी लम्हे अर्शमान की नज़र रोहीन की जानिब उठी थी। ब्लैक नाइट ड्रेस के ऊपर ब्लैक कलर की बड़ी सी शॉल कंधों के गिर्द लपेटे वो अर्शमान को आज शाम का मंजर याद करवा गई थी। अर्शमान गुस्से से उसकी जानिब बढ़ा था। क्या प्रॉब्लम है? अर्शमान रोहीन की जानिब कड़े तेवरों से देखता लेडी कांस्टेबल से मुखातिब हुआ था। सर, ये लड़की अंदर जाने की जिद कर रही है। इसका कहना है कि इसकी दोस्त अंदर थी। अब पता नहीं वो दोस्त लड़की है या लड़का जिसकी वजह से ये इतनी बेचैन हो रही है। लेडी कांस्टेबल की बात पर रोहीन का सब्र खत्म हुआ था। देखे, मैं बहुत इज्जत से बात कर रही हूँ आपसे और आप कुछ भी बोले जा रही हैं। रोहीन बहुत ही नरम दिल और धीमे मिजाज की लड़की थी। उसे लड़ना झगड़ना, यहाँ तक कि ऊंची आवाज़ में बात करना भी पसंद नहीं था। अंधलीब और रोहीन बहुत गहरी दोस्ती थी, मगर उन दोनों की शख्सियत में बहुत तजाद था। अगर वो कभी गुस्से में भी मुखातिब होती थी तो सामने वाले को ऐसा लगता था कि वो मामूल के मुताबिक बात कर रही है। अभी भी ऐसा ही हुआ था। अपनी तरफ से उसने लेडी कांस्टेबल को गुस्से से जवाब दिया था, मगर उसकी प्यारी सी सुरीली आवाज़ और मुनफरिद लहजे ने जहाँ अर्शमान को अपनी जाने मुतवज्जा किया था, वहीं लेडी कांस्टेबल भी उसे मजीद कुछ सख्त अल्फाज कहने से रोक गई थी। सर, मेरी फ्रेंड गलत लड़की बिल्कुल भी नहीं है, बस कुछ डिप्रेशन का शिकार, इसलिए वो आज यहाँ आ गई। प्लीज़ आप एक बार मुझे उससे मिलवा दें। रोहीन अर्शमान की जाने मुड़ते मुल्तजी अंदाज में बोली थी। ब्लैक शॉल में उसने अपनी दिलनशीन सिरापे को छुपा रखा था। बारीक शेफून की स्लीव्स में उसके दूधिया बाजू अपनी झलक दिखा रहे थे, जिन्हें छुपाने की वो हत्या कोशिश कर रही थी। उसने अपने घने से बाल कैचर में मुक़ीद करके जोड़ी की शक्ल में बांध रखे थे, जिससे कुछ शरीर लटें निकलकर उसके हसीन चेहरे का तवाफ कर रही थी। बात करने के दौरान रोहीन बार बार बहुत ही नज़ाकत से उसके चेहरे से हटाकर कानों के पीछे उड़ती थी, मगर वो फिर फिसल कर बाहर निकल आती थी। अगर सामने खड़ा शख्स अर्शमान खानजादा ना होता तो ज़रूर इस जानलेवा मंजर में डूब जाता, मगर वो एसपी अर्शमान खानजादा था, जिसके मुताबिक उसे फतह करना, उसके दिल तक रिसाई हासिल करना शायद किसी के बस में नहीं था। एक नज़र के बाद अर्शमान ने दोबारा उसकी जानिब नहीं देखा था। इस जगह पर शरीफ लोग भूल कर भी नहीं आते। पकड़े जाने के बाद हर कोई यही कहता है, आधे घंटे तक सब लोगों को पुलिस स्टेशन पहुंचा दिया जाएगा, वहीं आकर अपनी फ्रेंड से मिल लीजिएगा। हमारे पास इतना फारिग वक्त नहीं है कि यहाँ रोड पर खड़े होकर मुलाकातें करवाते रहें। अर्शमान खुरदरे लहजे में कहता, आंखों को ब्लैक गॉगल से कवर करता बिना उसे मजीद कुछ बोलने का मौका दिए अपनी गाड़ी की जानिब बढ़ गया था, जबकि रोहीन उसके टके से जवाब और सख्त लहजे पर उसकी चौड़ी पुश्त को घूर कर रह गई थी। उफ अल्लाह जी, ये लोग अगर अंधलीब के पुलिस स्टेशन लेकर जा रहे हैं, पता नहीं वो किस हाल में होगी, और अगर अंकल या राबिया आंटी को पता चल गया तो एक नया हंगामा खड़ा हो जाएगा। रोहीन परेशानी की हालत में सर पकड़कर वहीं खड़ी थी जब पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा था। अस्सलाम वालेकुम बाबा। अर्जेंट ड्राइंग रूम में दाखिल होते बाआवाज़ बुलंद हैदर शेख के सलाम करते बोला, जो टेबल पर अपने सामने कुछ तस्वीरें फैलाए बैठे थे। अर्जम को मुस्कुराकर जवाब देते उन्होंने अपने पास बुलाया था। बाबा, इसका मतलब आप मेरी बात मान गए हैं और अपने बेटे की अपने लिए लड़कियां पसंद कर रहे हैं। अर्जम उनके सामने पड़ी लड़कियों की तस्वीरें देखते शरारती लहजे में बोला, जिस पर हैदर साहब ने उसे घूरी से नवाजा था। बरखुरदार, बात बदलने की कोशिश मत करो, ये सब बहुत ही अच्छे घराने की लड़कियां हैं, मैंने तकिया बीवी से कहकर मंगवाई हैं। ये लो देखो इन्हें, और मुझे जल्द अज जल्द तुम्हारा कोई फाइनल फैसला चाहिए। मैं अब मजीद अपने घर इस तरह सोना नहीं देख सकता, मुझे बहू और पोते पोतियाँ चाहिए। हैदर साहब के संजीदा लहजे पर वो पूरी प्लानिंग बताने पर अर्जम अपनी बेसाख्ता उमड़ाने वाली मुस्कुराहट नहीं रोक पाया था। यानी कि मेरी आज़ादी ख़त्म करने की पूरी तैयारी कर चुके हैं आप। उनके हाथ से तस्वीरें पकड़ते अर्जम मुस्कुराते बोला, जी बिल्कुल, अब मजीद तुम्हारी एक नहीं चलेगी। अगर तुम्हें कोई पसंद है तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ, और अगर ऐसा नहीं है तो उनमें से कोई एक लड़की सेलेक्ट करो। अर्जम की तस्वीरें देखकर मुँह चढ़ाने पर हैदर साहब अपनी बात पर जोर देते बोले, बाबा, इनमें से कोई भी लड़की मेरे टाइप की नहीं है। आप अच्छे से जानते हैं मुझे इतनी मॉडर्न और आज़ाद ख्याल लड़कियां नहीं पसंद। अर्जम की हमेशा की तरह आज भी वही रटती है। हैदर साहब ने अपने बेहद वजीह शानदार पर्सनैलिटी के मालिक बेटे को जानिब देखते कहा, जो हर मामले में उनका फर्माबरदार रहा था, मगर इस मामले में एक ही जिद पर अड़ चुका था, और अगर उन्हें
तुम्हें अपने टाइप की लड़की कभी मिली ही नहीं। तो हैदर साहब आज उससे हर बात क्लियर करने के मूड में थे। तो आप मुझे 2 मंथ का टाइम दे दें, इसके बाद आप जिस लड़की से कहेंगे मैं शादी करने को तैयार हूँ। अर्ज़म की बात पर ना चाहते हुए भी उन्हें हामी भरनी ही पड़ी थी कि चलो वो शादी करने के लिए तैयार तो हुआ। अर्ज़म बेटा कल सऊद साहब की तरफ कोई पार्टी है, मेरी कुछ और मसरूफियत है, कल तो तुम अटेंड कर लेना। उन्होंने बहुत इसरार किया है शिरकत करने के लिए। काफ़ी देर बाद अर्ज़म के उठते देखकर हैदर साहब ने उसे हिदायत की थी, जिस पर वो इस बात में सर हिलाता अपने रूम की जाने पड़ गया था। अर्ज़म अभी कुछ साल शादी करने के हक़ में नहीं था, मगर वो हैदर साहब की ख्वाहिश का भी ख्याल नहीं टाल सकता था, जो अपने घर को हंसता बसता आज़ाद देखना चाहते थे, जो घर में बहू के आने ही से ही मुमकिन था। इसलिए नाचार अर्ज़म को उनकी बात माननी ही पड़ी थी। तुम कहाँ थे बदतमीज़, तुम कहाँ थी बदतमीज़ लड़की, मेरी जान निकाल कर रख दी तुमने। रूहीन जैसे ही अपनी पलटी अपने पीछे अंदलीब को खड़ा देखकर वो हैरानी और खुशी से चीख पड़ी थी। उसके एक थप्पड़ अंदलीब के बाजू पर रसीद करते उसे अपने साथ लिपटाया था। अंदलीब उसकी इतनी फिक्र और परेशानी पर मुस्कुरा दी थी और जवाब में उसके गिर्द अपने बाजू फैला दिए थे। पूरी दुनिया में एक यही खालिस रिश्ता तो था उसके पास, जो हर बुरी तरह की लालच और गर्ज से पाक था, जिसके लिए वो बहुत अहम थी। पुलिस वालों ने तुम्हें अरेस्ट कर लिया था ना, फिर तुम यहाँ कैसे, कहीं भाग तो नहीं आई? रूहीन की मशकूक अंदाज पर अंदलीब मुस्कुराए बिना नहीं रह पाई थी। नहीं, मैं अरेस्ट हुई ही नहीं, इन लोगों के आने से पहले ही मैं यहाँ से निकल गई थी। अभी रज़िया के बताने पर तुम्हारे पीछे दोबारा आई हूँ। अंदलीब के जवाब पर रूहीन ने रूठे लहजे में उसकी जानिब देखा था। तुमने प्रॉमिस किया था ना मुझसे ऐसी जगहों पर नहीं जाओगी, फिर क्यों आई यहाँ? तुम अगर परेशान थी तो मेरे पास आ सकती थी या मुझे अपने पास बुला लेती। क्या तुमने फिर ड्रिंक भी की है? वो रूहीन की फिक्रमंद अंदाज पर अंदलीब को उस पर टूटकर प्यार आया था, जो बिना किसी बात की परवाह किए रात के वक्त सिर्फ उसकी खातिर यहाँ पहुँच गई थी। कसम ले लो, हाथ भी नहीं लगाया मैंने ड्रिंक को, और इस टाइम इतने गुस्से में थी कि कुछ समझ ही नहीं आया। लेकिन जैसे ही मुझे एहसास हुआ, मैं फ़ौरन यहाँ से निकल आई। आखिरी बार माफ़ कर दो, आइंदा ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। अंदलीब कान पकड़ते बेचारा सा मुंह बनाते बोली, जिस देखकर रूहीन भी अपना गुस्सा बरकरार नहीं रख पाई थी। वैसे ये पुलिस वाला क्या कह रहा था तुम्हें? गाड़ी की जाने बढ़ता अंदलीब ने पूछा। कितने अजीब होते ये पुलिस वाले, अल्लाह बचाए इनसे। मुझे तो लगता है बिला वजह इनके बारे में मशहूर होता है कि ये सड़ियल होते, मगर आज मिलकर यकीन हो गया। आराम से किसी बात का जवाब देना तो लगता है जैसे गुनाह मिलेगा इन्हें। रूहीन SP अर्शमान का अंदाज याद करते झुरझुरी लेते बोली, मतलब वो पुलिस वाला तुम्हें अच्छा खासा सुना कर गया है? अंदलीब रूहीन की उतरी शक्ल देखकर अंदाज़ा लगाते बोली, हाँ कुछ ऐसा ही है, बाकी सब तो फिर भी, मगर उसका अंदाज बहुत बुरा था। बात तो ऐसे कर रहा था जैसे मैं कोई उसकी मुजरिम हूँ। रूहीन को हमेशा उसके बाबा ने बहुत प्यार से रखा था, इसलिए उसे ऐसे लहजों की आदत बिल्कुल भी नहीं थी। तो फिर क्यों ना उस पुलिस वाले को सबक सिखाया जाए। अंदलीब ने गाड़ी पुलिस स्टेशन वाले रोड पर डाल दी थी। अंदलीब पागल हो गई हो क्या? वापस मोड़ो गाड़ी, वैसे भी बहुत रात हो गई है और वो कोई आम बंदा नहीं, पुलिस ऑफिसर है। अगर पकड़े गए तो उसने सीधा हवालात में बंद कर देना है। रूहीन अंदलीब के अंदाज पर घबराते हुए बोली, मगर वो अंदलीब ही क्या जो किसी की सुन ले। अंदलीब को अपनी बात ना मानते देखकर रूहीन खामोशी से बैठ गई थी। चलो बाहर। पुलिस स्टेशन पहुँच कर रूहीन ने बहुत मना करने के बावजूद भी अंदलीब उसे साथ घसीट लाई थी। वो लोग वैसे SP अर्शमान की गाड़ी से निकल कर अंदर जाता देख चुकी थी। तुम करने क्या वाली हो? रूहीन के पूछने पर अर्शमान की शानदार गाड़ी पर टिकी अंदलीब की नज़रें शरारत से चमकी थी। SP साहब बहुत अकड़ी हुई गर्दन के साथ निकल कर गए हैं ना इस गाड़ी से, अब बताते हैं उसे। अंदलीब रूहीन का हाथ पकड़कर उसे झुकने का इशारा करती गाड़ियों के पीछे से होती अर्शमान की गाड़ी तक आई थी। अंदलीब की बच्ची, आज तो पक्का मरवाने का इरादा है तुम्हारा। पुलिस वाले की चोरी करने लगी हो तुम। अंदलीब को हाथ से पकड़े थैले से औजार निकालकर अर्शमान की गाड़ी के टायर की जाने बढ़ता देखकर रूहीन डरते हुए बोली, अगर इसी तरह डरने के बजाय तुम मेरी मदद करो तो हमारा काम जल्दी ख़त्म हो सकता है। अंदलीब की पुकार पर रूहीन ने चाहते हुए भी उसके पास पहुंच गई थी। ओह शिट, कॉल भी अभी आनी थी। अंदलीब गाड़ी का टायर खोल रही थी जब उसका फ़ोन बज पड़ा था। रूहीन को टायर निकालने का तरीका बताते वो कॉल अटेंड करती एक जानिब हुई थी। कॉल अर्जेंट थी, इसलिए चाहने के बावजूद वो इग्नोर नहीं कर सकती थी। ये किस मुसीबत में डालकर चली गई है ये लड़की मुझे। रूहीन को कुछ समझ नहीं आ रही थी उसे कैसे खोले, और अकेले रह जाने पर डर मजीद बढ़ गया था। अपने पीछे कदमों की आवाज़ महसूस करते उसने जान में कुछ जान आई थी। अंदलीब, रेंज पकड़ाओ मुझे, बस टायर खुलने ही वाला है। रूहीन ने हल्का सा सर मोड़ते अंदलीब से रेंज मांगा था, मगर पीछे अंदलीब की जगह किसी और को खड़ा देखकर उसका सर वहीं साकित हुआ था। SP अर्शमान चेहरे पर पथरीले तासुरात सजा, सीने पर हाथ बांधे खामोशी से उसकी हरकत मुलाखता कर रहा था, जो बड़ी ही दीदा दिलेरी से उसके थाने के सामने खड़े उसी की गाड़ी के टायर निकाल रही थी। रूहीन बिना पलटे हाथ में पकड़े औजार वहीं फेंकती खड़ी हुई थी। वो पहले कभी अंदलीब के ऐसे कारनामों में शरीक नहीं हुई थी, आज पहली बार हुई थी और पकड़ी भी गई थी। आज आप मेरी जानिब देखना पसंद करेंगी? अर्शमान की खशमगी लहजा सुनते रूहीन के पसीने छूट चुके थे। गाड़ी के साथ लगे लगे वो अर्शमान की जानिब पलटी थी। पीछे चंद घंटों में उस लड़की से अर्शमान की अब तीसरी बार सामना हो रहा था, और वो इस बार सिचुएशन अजीब से अजीब तर थी, जिसने अब अर्शमान खानजादों का अच्छा खासा तपा दिया था।
शर्मिंदगी और हजालत के मारे रूहीन का गुलाबी चेहरा बिल्कुल लाल हो चुका था। वो दिल में मान चुकी थी कि इस पुलिस ऑफिसर के हाथों उसका बचना अब मुश्किल था। लेट नाइट क्लब जाना, दूसरों की गाड़ी के टायर चुराना, उसके अलावा और क्या करती हो तुम? अर्शमान की तेज़ नज़रों से उससे घूरते कदम आगे बढ़ाए थे। रूहीन ने पीछे होना चाहा, मगर एन पीछे गाड़ी होने की वजह से वो हिल भी नहीं पाई थी। अर्शमान उसके सर पर पहुंच चुका था। उसके गिर्द गाड़ी पर अपने बाजू टिकाते हल्का सा झुका था। उसकी गर्म सांसों की तपिश पर रूहीन की परेशानी झुलसती हुई महसूस हो रही थी। ये सब क्या और क्यों हो रहा है? सब मुझे सच सच बताओ। अपने कान के करीब बिल्कुल अर्शमान की आवाज़ सुनते रूहीन की आंखें मूंद ली थी। अब वो उसे क्या बताती कि उसने कभी झूठ नहीं बोला था, चाहे जैसी भी सूरत हाल हो वो हमेशा सच ही बोलती थी। और अब भी यही हुआ था। आपने जिस तरह कुछ टाइम पहले मुझसे बात की थी वो मुझे और मेरी फ्रेंड को बिल्कुल पसंद नहीं आया था, इसलिए आपसे बदला लेने के लिए हमने ये करने का सोचा। पर आई एम रियली सॉरी, इसके अलावा हमारी कोई गलत इंटेंशन नहीं थी। अर्शमान की पर्सनैलिटी वैसे ही बहुत रोबदार थी, ऊपर से वर्दी में मलबूस, वो चेहरे पर सख्त तासुरात सजाए उसकी जान निकाले हुए था। रूहीन के रट्टू तोते की तरह बात बताने पर अर्शमान कुछ लम्हों के लिए उसकी मासूमियत या बेवकूफ़ी पर उसे देख कर रह गया था, मगर इतनी आसानी से माफ़ करना भी अर्शमान खानज़ादा की आदत नहीं थी। लेकिन मैंने तो तुम्हें रंगे हाथों पकड़ा है और तुम्हारी तरफ से तो वैसे भी मेरा एक हिसाब निकलता है। अर्शमान सपाट से अंदाज में गाड़ी पर बाजू टिकाए पहले से खौफजदा रूहीन को मजीद डराते बोला। उसकी परेशानी पर पसीने के नन्हे कतरे वाजे थे कि क्या मतलब है? तो आज तो फर्स्ट टाइम मिली हूँ, आपसे कुछ नहीं जानती आपके बारे में। रूहीन को अर्शमान की चुपती नज़रें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ कर रही थी, जिन्हें वो समझने से काजिर थी। इससे पहले कि अर्शमान उसे उसकी बात का जवाब देता, उसका मोबाइल बज उठा था। सर इम्तियाज़ खान के ख़ास उस्मान नज़ीर दोस्त, जिससे अभी कुछ दिन पहले ही उसका झगड़ा हुआ था, उस पर हमला कर दिया है, मगर हमारे आदमी ने बर वक्त मदाखलत करते दोनों जानिब से किसी किस्म के जानी नुकसान नहीं होने दिया। कॉल सुनते ही अर्शमान की नज़रें रूहीन की जानिब उठी थी, जो नहीं जानती थी कि आने वाले दिनों में कितने बड़े खतरों में घिरने वाली है। कॉल काटते अर्शमान ने रूहीन को मजीद तंग करने का इरादा तर्क करते उसे वापस जाने को कहा था और अपने कुछ अहलकारों को गैर महसूस अंदाज में उसको बाहिफाजत घर पहुँचाने का ऑर्डर दिया था।